Let's talk about the union territory. So, union territories are administrative units which are governed directly or partially by the central government. तो directly जो होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं that there is not no legislature is involved, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली रन करती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव। ओके, ये सारे जो हैं आपके डायरेक्टली हो जाते हैं। उसके साथ साथ सम यूनियन टेरिटरीज दे हैव देयर लेजिस्लेचर, सो वहां पर सेंटर हैज अ हायर पावर, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो शेयरिंग सम पावर with the state legislature and the council of ministers. So in article 1 of the constitution, union territories are mentioned, that it says कि territory of India जो है it shall be classified into states, union territory and other acquired territory. Suppose India acquires a territory, so immediately what it will become? Will it be declared as a state immediately or a UT? It will become a UT first, and then it will be decided whether उसको स्टेट बनाना है या नहीं। So part 8 of the Indian Constitution, it deals with the union territory. तो article 239 to 241 के बीच में you will find this union territory. So this is also important to remember. What are the present union territories? So Delhi is a union territory which was formed in 1956. National capital उसका reason है, that is why it is called as a union territory. It was created as a union territory. Andaman and Nicobar Island, 1956. Two reason. One is that it is very strategic location. It is very far away from the Indian mainland. One reason is that. Okay, एक reason तो वो हो गया आपका। दूसरा ये है कि उसकी पॉपुलेशन इतनी है, population of Andaman and Nicobar is such that it does not make sense to have a legislative assembly. All right, वहां पर जो है बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वहां के, वो उनकी पॉपुलेशन इतनी है नहीं, एंड देर इज नॉट मच लिटरेसी एज सच एंड नॉट मच इंटीग्रेशन विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन एज सच। ठीक है, तो वहां पर बेयरली जो पॉपुलेशन 3-3.5 लाख की पॉपुलेशन है, तो उसमें से भी जो आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कौन बढ़ा रहा है वहां का? अंडमान का। ट्राइबल्स तो कुछ थाउजेंड्स में है वहां पर। अंडमान का मेन पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है, उनके फैमिली मेंबर्स। जैसे बीएसएनएल का अगर ऑफिस है तो उसमें 50 लोग आ गए। इंडियन एयरफोर्स का बेस है तो उसमें 300 लोग आ गए। नेवल बेस है तो उसमें 1000 लोग आ गए। समथिंग लाइक दिस, ऐसे करते करते पॉपुलेशन 4 लाख तक पहुंची है। लेकिन इसमें सेंस नहीं बनाता टू हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए इसको जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। देन चंडीगढ़, एंड इट इज द कॉमन कैपिटल फॉर पंजाब एंड हरियाणा। एंड चंडीगढ़ जो है यूटी पुलिस की तरह काम करेगी। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो यूटी यूनियन टेरिटरी पुलिस की तरह काम करेगी। देन दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, तो ये 2020 में मर्ज कर दिया गया था। रीजन फॉर मर्जर, बोथ वेयर पोर्चुगीज टेरिटरी, वेरी स्मॉल टेरिटरी, so it does not make any sense for them to have a separate state, or even for them to have a separate legislative assembly. Then जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, बिकॉज पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इट वाज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो है लद्दाख, it was separated from Jammu and Kashmir. Why? Because Ladakh's culture is different than Jammu and Kashmir's culture. Okay, कल्चर जो है जम्मू कश्मीर का, दैट इज डिफरेंट। लद्दाख कल्चर इज ट्राइबल कल्चर। ओके, लक्षद्वीप, इट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अगेन सेम रीजन फॉर अंडमान एंड निकोबार, पॉपुलेशन उतनी है नहीं यहाँ पर। सो 1956 जो है उसमें बनाया गया था इसको यूनियन टेरिटरी। एंड पुडुचेरी, अगेन व्हाई पुडुचेरी वाज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू तमिलनाडु? व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु। तो दो रीजन है इसके। एक तो चलिए फ्रेंच कॉलोनी था तो उसका डिस्टिंक्ट कल्चर है। दूसरा चीज क्या है, ये जो है पुडुचेरी जो है, इट इज स्कैटर्ड, ओके, अक्रॉस द सदर्न कोस्ट। मतलब एक पार्ट इसका केरला की तरफ है, एक पार्ट आंध्रा में है, एक पार्ट इसका तमिलनाडु में है। तो उसके वजह से जो है इट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। सो इसको जो है यूनियन टेरिटरी की तरह देखा गया था। आपने अगर भरा होगा अपने यूपीएससी के फॉर्म में, तो एक एगमुट कैडर करके आया होगा। अभी कैडर भरा था क्या आप लोगों ने? डिड यू फिल द कैडर्स? डिड वी हैड टू फिल द कैडर्स कि सिर्फ सर्विस भरना था? ओके, जो भी है, कैडर जब आप भरेंगे, ओके, कैडर जब आप भरेंगे
तो उसमें एगमुट कैडर करके आएगा। तो दिस इज बेसिकली ओके, एगमुट कैडर जो है ये आपका जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर आपकी जॉब लगेगी, एज एन आईएएस और एज एन आईपीएस और इवन एज अ फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो ये तीनों को मिला के ऑल इंडिया सर्विसेज, जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, तो दिस द यूनियन टेरिटरी इज मैन्ड बाय द एगमुट कैडर ऑफिसर्स। सो एवोल्यूशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज देखते हैं। 1949 में इनको पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स की तरह क्लासिफाई किया गया था। इन द मॉर्निंग इफ यू रिमेंबर, वी हैड रेड अबाउट आर्टिकल 243 इन द इनिशियल डेज, इट catered टू द पार्ट डी टेरिटरीज लाइक अंडमान। और उसके बाद उसको सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद डॉर्मेंट कर दिया गया था, एंड देन इट वाज रिवाइव्ड अगेन via the 73rd and the 74th Amendment Act, and it was repurposed for what? Panchayati Raj and municipal rule. Okay. Then 1956 में what happened? States Reorganization Act was created, a new category called Union Territory. पहले पार्ट सी पार्ट डी स्टेट की तरह देखा जाता था इसको। उसके बाद जो है these were princely states and chief commissioners provinces, and then all these areas they were created as a union territory। तो उस समय हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे एरियाज भी थे। बाद में इनको स्टेटहुड दे दिया गया था, ऑल ऑफ देम they were given statehood, but initially a large chunk of areas they were classified as unions territory. Okay. Dadra and Nagar Haveli merged into India from Portuguese rule, so we had Operation Vijay. Operation Vijay was initiated. Goa and other Portuguese territories in India were liberated, and then in 1961 we were free from the Portuguese rule. So these areas, so दादरा और नागर हवेली जो है उसको मर्ज कर दिया गया इंडिया में। देन पुडुचेरी जो है, गोवा में, गोवा को आपने हटाया था सबसे पहले, तो देन दादरा एंड नागर हवेली से भी इनको हटा दिया गया था। हाउ डिड द पोर्चुगीज गेट दादरा एंड नागर हवेली? दादरा एंड नागर हवेली कहाँ से मिला था इनको? ये मराठा ने कॉम्पनसेशन दिया था 1700s में, लेट 1700s में, 1780 में इन्होंने कॉम्पनसेशन मराठास ने दिया था। व्हाई मराठास गेव कॉम्पनसेशन? द रीजन वाज दे हैड अ वेरी बैड रिलेशनशिप विद द Britishers at that time, and they were looking for allies. So by mistake they had sunk a Portuguese ship। एक Portuguese ship को जो है उन्होंने ब्रिटिश समझ के जो है उसको डुबा दिया था। तो उसके कॉम्पनसेशन में ये दादरा और नागर हवेली की जमीन दी गई थी बाय द मराठास। ओके, बट लेटर ऑन इट वाज टेकन। तो गोवा में ही दामन और दीव था, गोवा में ही दामन और दीव जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया था। लेटर ऑन इन 1987 व्हेन गोवा बिकेम अ स्टेट, तो दामन एंड दीव जो है ओके उसको जो है अलग किया गया था और उसको सेपरेट करके एक स्टेट की तरह देखा गया था। ठीक है। सो ये तीन जो है, गोवा, दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ये basically these three were the Portuguese territory. Initially they were UTs, but later on in 1987 Goa was granted statehood, और उसके बाद जो है दामन एंड दीव को सेपरेट करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 यूटीज, वन वाज जम्मू एंड कश्मीर, द अदर वाज लद्दाख। In 2020 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, they were merged into a single UT for administrative reasons। डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अगर हम देखें तो स्टेट्स में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होता है, यूनियन टेरिटरी इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। फेडरल रिलेशनशिप, तो यहाँ पर फेडरल रिलेशनशिप एक्टिव रहता है स्टेट्स में। सेवन शेड्यूल वगैरह जो सेंटर के बीच में पावर डिवीजन होता है दैट इज एक्टिव। यूनियन टेरिटरी में यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, देयर इज नो फेडरल फीचर बिकॉज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन इज देयर। गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, whereas there is an administrator and or a lieutenant governor who represents the president and controls the union territory। all states have their own legislative assembly। जितने भी states हैं they have what? they have their own legislative assembly। और यहाँ पर जो है all UTs do not have their legislative assembly, only a handful of them including Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir have their legislature। रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, सो बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा ये भेजते हैं, और मोस्टली इन लोकसभा एक्सेप्ट दिल्ली, पुडुचेरी, जेएनके, जिनको राज्यसभा में जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो इसमें क्या है कि ओनली जो यूटीज है
only UTs who are not having any kind of legislative assembly like Andaman, like Lakshadweep, all of them they are granted one Lok Sabha seat. इनको क्या दिया गया है, एक लोकसभा सीट दिया गया है, और राज्यसभा का सीट्स इनको नहीं दिया गया। ऑलराइट, वेयर एज जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास ये है एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनको लोकसभा और राज्यसभा का दिया गया है सीट्स। ओके, इज दिस क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? ओके, तो पौंडीचेरी जो है या पुडुचेरी, इनको एक सीट एलएस में दिया गया है और एक सीट इनको आरएस में दिया गया, दैट इज राज्यसभा में दिया गया है। उसी तरीके से आप अगर दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली जो है इट हैज 7 LS सीट्स, एंड हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स? इट हैज 3 RS सीट्स। ओके, और उसी तरीके से जो है हम यहां देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी है, आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड, यस, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का बाइफर्केशन हो गया था, तो उसमें जो है ये 4 मेंबर्स, 4 RS मेंबर्स राज्यसभा में भेजेगा। ऑलराइट, और ये जो है प्रोसेस किक इन अब होना चालू होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। राइट, सो दिस इज क्लियर। ओके, वाई वॉज JNK, JNK इज अ यूनियन टेरिटरी ना, विथ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। JNK इज अ यूनियन टेरिटरी विथ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, 4 इसको राज्यसभा सीट्स दिए गए हैं, चारों वेकेंट है, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, JNK इज अ यूनियन टेरिटरी ना। वाई लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर एक बड़ा रीजन है पॉपुलेशन वाइज, और ओके, पॉपुलेशन वाइज और कल्चरली भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। डेंसिटी भी अच्छी खासी है जम्मू की और श्रीनगर की, आप देख लें, दोनों की डेंसिटी अच्छी है। लद्दाख की डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है, है ना, स्पार्सली पॉपुलेटेड, इट डजंट मेक एनी सेंस टू हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो अभी 4 RS सीट दिए गए हैं इनको JNK को, बट अभी तक वेकेंट है, अभी द प्रोसेस इज वेरी स्लो, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाया गया, तो बहुत स्लोली स्लोली जो है प्रोसेस चलेगा। सो यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन बता दिया गया है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में अगर आप देखिएगा, तो यूटीज विथ लेजिस्लेचर दे हैव एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, और यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर और अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इन अ लेजिस्लेचर, in a UT with legislature, the lieutenant governor is the head who will work on the aid and advice of CM and Council of Minister. Without legislature, there will be an administrator, okay, who will be appointed by the president. Legislative powers, इसमें स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये नहीं दिया गया है। अब ये आपको पता है इस बारे में कि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर की पुलिस है, MHA के अंदर है। ओके, उसी तरीके से जो है जितने भी यूनियन टेरिटरीज की पुलिस है, दे आर सेंटर पुलिस। तो एगमुट कैडर में अचानक से, जैसे पहले एगमुट कैडर में जम्मू कश्मीर कैडर अलग हुआ करता था, आज के डेट में अगर आप एगमुट कैडर ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग एगमुट कैडर इन दी ऑल इंडिया सर्विसेज, यू कैन बी पोस्टेड टू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एज वेल। ओके, देन there is no independent legislature in other union territory without legislature। और जुडिशरी जो है, दिल्ली HC, मद्रास HC, पुडुचेरी को देखता है। दिल्ली HC जो है आपका, वो किसको देखता है? दिल्ली के स्टेट, दिल्ली यूनियन टेरिटरी को देखता है, और वहां पर आपका जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी है, JNK हाई कोर्ट, सो दैट विल लुक आफ्टर द जुरिस्डिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ HC ऑफ नियर बाई स्टेट्स इन विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे अंडमान एंड निकोबार जो है, उसके लिए आपको कैलकाटा आना पड़ेगा। ओके, उसके साथ साथ अगर आप लक्षद्वीप में हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? सपोज यू आर इन लक्षद्वीप एंड यू वांट टू लिटिगेट, यू वांट टू फाइल समथिंग, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? विच स्टेट? सबसे पास में कौन है? केरला है कि नहीं? केरला है कि नहीं? ओके, तो यस, तो अगर आपको जाना है तो केरला जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ और कहाँ ये है, अगर मान लिया कि आपको, और क्या एग्जांपल है, दादरा एंड नागर हवेली है, सपोज दादरा एंड नागर हवेली है, उसमें आपको लिटिगेट करना है,
तो कहाँ जाना पड़ेगा? एनी आइडिया? अगर दादरा एंड नागर हवेली में आपको, तो बॉम्बे हाई कोर्ट। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? आपको जाना पड़ेगा बॉम्बे हाई कोर्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट आई वांटेड टू से। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वट एवर आई हैव टोल्ड। ओके, दादरा एंड नागर हवेली नहीं, दामन एंड दीव से गुजरात पास है ना। दामन एंड दीव से गुजरात पास है। दादरा एंड नागर हवेली जो है, उसका कहाँ जुरिस्डिक्शन है? उसका आपका, यस, उसका बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, ऑल राइट। सो बॉम्बे हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए और दादरा नागर हवेली एंड दामन दीव के लिए। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। So Article 239AA was introduced by the 69th Constitutional Amendment Act 1991 and it was based on the S. Balakrishnan Committee report. All right. And it grants a special status to Delhi. देखिए दिल्ली ना डुअल रोल करता है। दिल्ली जो है, ओके, दिल्ली जो है वो एक नेशनल कैपिटल की तरह भी सर्व करेगा, न्यू दिल्ली रीजन। एंड एट द सेम टाइम दिल्ली, इट ऑल्सो इज अ मेट्रोपोलिस। At the same time, it is a very big state with a very large population. Approximately छोटे से एरिया में दिल्ली में 3 करोड़, 2.5 3 करोड़ लोग आराम से रहते हैं। ठीक है। सो दिल्ली जो है, इट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली विथ पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। सो जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी अभी तक, वो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड जो है उसको छू नहीं सकती थी। बाकी हर चीज पे, वाटर वगैरह पे, अपना जो हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, उस पे काम करती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट एंड हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलजी कैन रेफर डिस्प्यूट्स विद द सीएम और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। ना यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या ये स्टेट में हो सकता है? कैन द स्टेट गवर्नर कंटिन्यूअसली refer the disputes that he is having? नहीं, क्यों? why? Because in the state he is bounded by the advice। और यहां पर कुछ हाइब्रिड मॉडल चल रहा है जहां पर एलजी को ना 100% पावर दिया गया है, ना ही सीएम को जो है दिल्ली के, उसको 100% पावर दिया गया है। सो देर इज अ डुअल कंट्रोल। देर इज नॉट वन कंट्रोल। इन द स्टेट्स इट इज द कंट्रोल ऑफ द सीएम, in the center, it is the control of the PM. But in Delhi, there is a dual control structure between the LG and the elected government. And High Court of Delhi exercises jurisdiction over the territory. So administration of union territory जो है, उसमें role of the president and parliament is paramount. UTs are governed by president through an administrator. Parliament holds the legislative power over all UTs. तो क्या अगर सेंटर चाहे, पार्लियामेंट चाहे, कैन इट लेजिस्लेट फॉर दिल्ली इवन? क्या वो दिल्ली के लिए लेजिस्लेट कर सकता है? यस, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट। सो प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ यूटीज। रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है? सो इन यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, एलजी एडमिनिस्टर्स द फुल फुल कंट्रोल। तो जहाँ जो जो यूटीज है, जैसे आपका अंडमान हो गया और लक्षद्वीप हो गया, देर इज नो पॉलिटिशियन एज सच। There is no politician as such. Who is the maibab? Who is the top person? It is the administrator. Okay, it is the administrator who is, अभी recently problem क्या हुई थी? Problem हुई थी that there was a scandal in Andaman and Nicobar. ओके, अंडमान एंड निकोबार जो है वहां पर स्कैंडल हुआ था, दैट सम ऑफ द गर्ल्स, दे वेर ट्रैफिक्ड। ओके, दे वेर ट्रैफिक्ड एंड वहां के चीफ सेक्रेटरी जो था अंडमान एंड निकोबार का, उस पे बहुत हीनियस आरोप लगे थे। yes, so that was the main problem and he was sort of pressurizing the ladies जो वहां पर काम करती हैं उनको, कि मैं तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दिलवा दूंगा, बिकॉज वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चलती है। यस, सो ही एक्सप्लॉइटेड देम। सो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। तो प्रेसिडेंट साहब ने, ही हैड आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट कि ये मतलब चल क्या रहा है। ओके, सो ये बहुत बड़ा जो है, दिस वॉज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। यस, सो सीबीआई और ईडी जो है ना, सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है। सीबीआई जो है वो आपका
इट इज अ डिफरेंट एक्ट, ओके, इट इज अ डिफरेंट एक्ट बेसिकली। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके थ्रू बना है। और उसके साथ साथ एक 2013 में एक्ट आया था, सीबीआई एक्ट 2013, विच सॉर्ट ऑफ मेक्स इट ओके डिफरेंट। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? ऑल राइट। तो ये जो है, एलजी के पास फुल पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटर के पास इन द यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। वहां पर कोई पॉलिटिशियन का कल्चर नहीं है। द आईएएस ऑफिसर इज द माई बाप। एंड इन यूटीज विथ लेजिस्लेचर, एलजी एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट हैज डिस्क्रिशनरी पावर। तो जो हमने कहा ना, डुअल डुअल गवर्नमेंट, ओके, डुअल रोल। ऑल राइट, वो है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए आगे चलते। देन देर इज अ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी। सो इट इज एन एडवाइजरी बॉडीज टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द गवर्नेंस। सो हु इज द मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल मेकिंग एंड द लॉ मेकिंग इन द यूनियन टेरिटरी? कोई मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जुडिशरी में दिल्ली हाई कोर्ट, पुडुचेरी में मद्रास हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अंडमान एंड निकोबार में कैलकटा हाई कोर्ट, दादरा एंड नागर हवेली में मुंबई और दामन दीव में मुंबई हाई कोर्ट, लक्षद्वीप में केरला हाई कोर्ट। ओके, तो ये सारा जो है आपका हाई कोर्ट है। एनी प्रॉब्लम इन यूनियन टेरिटरीज? आपका आर्टिकल 239 to 241 इज ओवर। एनी डाउट्स?